नमस्कार। आज अपन एक ऐसे खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उन सब एग्जाम्स में वो सवाल पूछे जाते हैं और उस टॉपिक का नाम है यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं और कैसे ये फैलते हैं, क्या क्या इनके कारक हैं और साथ ही इनके इलाज कौन कौन से हैं। उन सब चीज़ों को क्या करेंगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम बात करेंगे कि यौन संचारित रोग होते क्या हैं। यौन संचारित रोग या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसको एसटीडी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा रोग या संक्रमण है जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। कारक सबके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, कुछ वायरस के कारण हो सकते हैं और कुछ प्रोटोजोआ या अन्य जो परजीवी हैं उनके कारण भी हो सकते हैं। एग्जाम में हमसे सवाल पूछा जाता है बहुत बार कि रोग, कारक और कारक कौन सा है इस चीज से होता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि सर सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रोग है एसटीडी में वो है सुजाक। इसी को ही कहा जाता है गोनोरिया। अब जानते हैं कि गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होने वाला यौन संचारित संक्रमण है जिसका कारक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसका नाम है नेसेरिया गोनेरिये। अब क्या रखेंगे याद, नेसेरिया गोनेरिये इसका क्या है, कारक है और यह एक डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि गोनोरिया कैसा रोग है, तो बैक्टीरिया से, कारक कौन सा है, नेसेरिया गोनेरिये है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि इसमें जो लक्षण है वो क्या होता है कि जो भी प्रमुख लक्षण है उसमें जनन जो मूत्र मार्ग है वो प्रभावित होता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग में जलन, दर्द और असामान्य स्राव दिखने को मिलता है। इस लक्षण में कई बार आदमी परेशान होता है और महिलाओं में भी कई बार बहुत लक्षण हल्के होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यदि संक्रमण का उपचार न किया जाए तो आगे चलकर गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। और महिलाओं में अगर देखा जाए तो एक नाम आपको ध्यान रखना है और उसका नाम है पेल्विक इम्प्लेमेंट्री डिजीज और बांझपन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप क्या याद रखेंगे कि संक्रमण शरीर के दूसरे हिस्से में भी फैल सकता है, जोड़ों में भी सूजन आ सकती है। क्यों? क्योंकि रोग ही ऐसा है। तो आपको ध्यान रखना है गोनेरिया, इसका कारक कौन सा है, तो नेसेरिया गोनेरिये है जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मैं बात करता हूं सिफिलिस की। सिफिलिस का जो कारक है उसको बोला जाता है ट्रेपोनिमा पेलिडम। क्या बोला जाता है? ट्रेपोनिमा पेलिडम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक स्पाइरोकिट प्रकार का बैक्टीरिया है। सिफिलिस की शुरुआत सामान्य अवस्था में संक्रमित स्थान पर सामान्यतः दर्द रहित घाव, जिसे अपन सेंकर कहते हैं, ये दिखाई देता है। बाद की अवस्था में तो जो अपनी स्किन है उसके ऊपर चकते आपको दिखते हैं और अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। क्योंकि सिफिलिस का उपचार नहीं किया जाए तो शरीर के और दूसरे अंग भी क्या हो सकते हैं, प्रभाव में आ सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सिफिलिस का कारक कौन सा है, तो आपको तुरंत उत्तर आना चाहिए और उसका नाम है ट्रिपोनिमा पेलिडम है। अब अगर इन दोनों को देखा जाए कौन कौन से को, तो गोनेरिया और सिफिलिस को देखते हैं। तो गोनेरिया का आपको कारक याद रखना है नेसेरिया गोनेरिये और सिफिलिस का आपको याद रखना है ट्रेपोनिमा पेलिडम। दोनों ही कैसे हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाले क्या हैं, यौन संचारित है। अब अपन बात करते हैं ट्राइकोमोनियोसिस की। ट्राइकोमोनियोसिस में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। कारण उसका क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गोनेरिया और सिफिलिस दोनों बैक्टीरिया से हैं, लेकिन ट्राइकोमोनियोसिस एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका कारक आपको पता होना चाहिए, ट्राइकोमोनास वेजिनेलेसिस। क्या नाम याद होना चाहिए? ट्राइकोमोनास वेजिनेलेसिस। क्लियर? परीक्षा की दृष्टि से फिर आपको याद रखना है ट्राइकोमोनियोसिस का कारक क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलेसिस। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटोजोआ की वजह से। इसमें महिलाओं की कारक की अगर देखा जाए, लक्षण की देखा जाए, तो महिलाओं में योनि में खुजली, जलन और असामान्य स्राव होता है और कई बार संक्रमित लोगों के लक्षण बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं आते हैं। फिर भी इन चीजों में आपको ध्यान रखना है कि संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, तो आप ध्यान रखना है प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसा रोग है जिसका अर्थ आपको ध्यान रखना है कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसमें सूजन आती है और इसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मामलों में बैक्टीरियल संक्रमण का कारण बन सकता है और कुछ मामलों में ये यौन संचारित रोग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें पेशाब करने में कठिनाई आती है, पेशाब के दौरान जलन में दर्द होता है, बार बार पेशाब लगना होता है और जो पेल्विक क्षेत्र है उसमें भी दर्द होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है प्रोस्टेटाइटिस का अर्थ है प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन। फिर हमें बात करना है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का सामान्य अर्थ अपन देखें तो सफेद योनि का स्राव होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि सफेद स्राव का रोग नहीं माना जाता है। कई बार सामान्य शारीरिक अवस्थाओं के कारण योनि में स्राव हो सकता है, लेकिन यदि यही स्राव असामान्य हो तो
खुजली, जलन, दुर्गंध या दर्द इन अवस्थाओं के रूप में भी देखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, ल्यूकोरिया का अर्थ है सफेद योनि में स्राव। क्लियर। उसके बाद आपको याद रखना है क्या, हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोसिल में अंडकोश में के आसपास का जो लिक्विड जमा होने के कारण अंडकोश में सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण क्या है कि यह भी हाइड्रोसिल अगर सामान्यतः देखा जाए तो यौन संचारित रोग हैं जो एसटीडी रोग उसमें नहीं माना जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना, हाइड्रोसिल, द्रव्य का संचयन और अंडकोश में सूजन। अब एसटीडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोग आता है जिसे अपन बोलते हैं एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। एचआईवी को आपका पूरा नाम याद होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। और एड्स का पूरा नाम भी आपको होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। एचआईवी एक वायरस है, जबकि एड्स एचआईवी संक्रमण की उन्नत अवस्था में विकसित होने वाला एक सिंड्रोम है। दोनों में आपको ध्यान रखना होगा। एचआईवी हमारे शरीर को प्रभावित कैसे करता है, क्योंकि एचआईवी मुख्य रूप से कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और जिसमें अगर देखा जाए तो कौन सी है, CD4T लिम्फोसाइट है। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें ये रोग पैदा होता है, और पैदा होने के बाद ही सूक्ष्म जीवों से बचाता है। CD4T लिम्फोसाइट जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है उसको नियंत्रित करता है और समन्वित करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। एचआईवी में इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है। धीरे धीरे उपचार नहीं मिलने पर जो CD4 कोशिकाओं की संख्या है वो कार्य क्षमता के साथ कम होती जाती है, और जैसे जैसे CD4 कोशिकाएं कम होती हैं, प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होता जाता है, और यही एचआईवी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। CD4 का महत्व क्या है, क्योंकि CD4 की संख्याएं अगर शरीर में कम होने लगी तो ऐसा समझ लो कि हमारी प्रतिरक्षा स्थिति का अंदाजा लगाना शुरू कर देता है, और कम होने पर गंभीर संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। अगर CD4 की संख्या 200 कोशिकाएं प्रति घन मिलीलीटर से कम है तो समझ लेना कि एचआईवी रोग की पहचान महत्वपूर्ण मानदंडों में शामिल होती है। क्यों? क्योंकि ये उन्नत प्रभाव का एचआईवी रोग होता है। अब एचआईवी रोग को रेट्रोवायरस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि एचआईवी रोग में देखा जाए तो ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए। सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि डीएनए, आरएनए, और ये क्या होता है, प्रोटीन। लेकिन एचआईवी में अगर देखते हो तो आरएनए से डीएनए बनाने की प्रतिक्रिया होती है। आरएनए से डीएनए बनाने वाला जो एंजाइम होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एचआईवी, आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एचआईवी के लिए 3 महत्वपूर्ण आपको एंजाइम याद रखना है। सबसे पहले एंजाइम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा आपको याद रखना है इंटीग्रेज, और तीसरा आपको याद रखना है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या काम करता है, तो आपको ध्यान रखना, वायरल डीएनए को जो मेजबान कोशिका के डीएनए उनको जोड़ने में सहायता करता है। आरएनए से डीएनए बनाने में जो मदद करता है उसे अपन इंटीग्रेज कहते हैं। और एचआईवी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीज है। अब एचआईवी शरीर में काम कैसे करता है, तो आपको याद रखना है, अगर स्टोरी इसकी देखोगे तो एचआईवी सपोज कर लीजिए कि आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो सबसे पहले वो CD4 कोशिकाओं से जुड़ता है, फिर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, और एचआईवी का जो आरएनए है वो डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। और ये काम कौन करता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। इसके बाद जो वायरल डीएनए है उसकी मेजबान कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है, फिर कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके एक नए वायरल का घटक बन जाता है। धीरे धीरे नए वायरस तैयार होते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान CD4 कोशिका को नुकसान होता है, और अंततः प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, संक्रमणों का खतरा अधिक हो जाता है। बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है और उसे कहते हैं अवसरवादी संक्रमण क्या है, क्योंकि टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है, लेकिन अपन इसी में पढ़ेंगे क्योंकि एसटीडी रोग में ही है। जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाती है तब ऐसे संक्रमण भी गंभीर रूप ले लेते हैं जिन्हें स्वस्थ प्रतिरक्षा तंत्र सामान्यतः नियंत्रित कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि आप नॉर्मल हो, लेकिन बार बार आपको क्या हो रहा हो, प्रभाव आ रहा हो, जुकाम बुखार सब चीजों का आ रहा हो, तो समझ लेना कि आपके अंदर क्या है, अवसरवादी संक्रमण है। तो अवसरवादी संक्रमण क्यों हो रहा है, क्योंकि एचआईवी से CD4 की कमी आ रही है, CD4 की कमी से इम्यूनिटी में कमी आ रही है, और इम्यूनिटी की कमी से अवसरवादी संक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है। एचआईवी फैलता कैसे है, पहला अगर ध्यान आपको रखना है तो असुरक्षित यौन संपर्क से, फिर आपको ध्यान रखना है संक्रमित रक्त या रक्त उत्पाद से, संक्रमित सुई या सीरीज को साझा करने से, संक्रमित मां के बच्चे से भी हो सकता है। तो याद रखना, सेक्स, ब्लड, नीडल, मदर टू चाइल्ड, ये एचआईवी का कारण है। फैल कैसे नहीं सकता, बहुत बार हमें गलत फहमी होती है कि आदमी कमजोर है तो उसमें कैसे, हाथ मिलाने से कभी नहीं फैलता, गले मिलने से नहीं फैलता, साथ बैठने से नहीं फैलता, साथ खाना खाने से नहीं फैलता, सामान्य रूप से सामाजिक संपर्क से नहीं फैलता है। ये फैलता है तो केवल और केवल किससे, रक्त संबंधी बीमारियों से फैलता है। तो एचआईवी की जांच आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि
इन सारी चीजों के लिए जांच भी जरूरी है। सामान्य रूप से देखा जाए तो एंटीबॉडी आधारित परीक्षण होता है, क्योंकि एचआईवी के विरुद्ध शरीर में बनाए गए एंटीबॉडी को पहचानते हैं और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी परीक्षण भी उपलब्ध है। कुछ परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एनएटी भी होती है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी होता है, इसका उपयोग भी किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण इसमें ध्यान रखना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आने पर निर्धारित जो पुष्टि है परीक्षण की आवश्यकता होती है। अब इसी में एक सवाल और आता है अलग से, विंडो पीरियड क्या होता है? संक्रमण के तुरंत बाद हर एचआईवी टेस्ट संक्रमण को पकड़े गए ये पकड़ ले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शरीर में जो डिटेक्टेबल मार्कर्स होते हैं उनको बनने में कुछ समय लगता है। संक्रमण और टेस्ट द्वारा पाने के बीच में कुछ सामान्य क्रियाएं भी होती है और उस सामान्य पीरियड्स को विंडो पीरियड कहा जाता है। होता है ना कि आपने टेस्ट दिया, अचानक नहीं आया, लेकिन आपने दोबारा टेस्ट दिया और फिर वापस अगर टेस्ट पॉजिटिव आया क्योंकि लक्षण ऐसे थे, तो उस बीच में जो पीरियड था वो पीरियड कौन सा? विंडो पीरियड है। अब वायरल लोड भी आता है कि इसमें वायरल लोड का मतलब है रक्त में एचआईवी की मात्रा। यदि उपचार प्रभावी है तो वायरल लोड बहुत कम हो जाता है, और अगर उपचार प्रभावी नहीं है तो वायरल लोड और ज्यादा बढ़ जाता है। और यह क्या है? अनडिटेक्टेबल है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है? अनडिटेक्टेबल को ही अपन कहते हैं अनट्रांसमिटेबल। यानी कि जब उपचार प्रभावी हो तो वायरल लोड लगातार क्या हो जाएगा? अनडिटेक्टेबल रहेगा, और एचआईवी में सेक्सुअल ट्रांसमिशन का जोखिम लगभग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या एचआईवी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है एचआईवी अभी पूर्ण क्योर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर बात करें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तो है, और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में रिप्लेशंस को दबाना, वायरल लोड को कम करना, इम्यून सिस्टम को सुरक्षित रखने का काम है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बचाव कैसे करें? तो बचाव करने के लिए सुरक्षित यौन व्यवहार को ध्यान रखना होगा, है ना। इसके अलावा सुरक्षित रक्त का उपयोग करना होगा। कई जो प्रोटेक्शन है उसको आपको अलग से उपयोग रखना होगा। एचआईवी की जांच और समय पर उपचार लेना होगा, जिसके लिए आपको पीआरईपी और पीईपी का उपयोग किया जाएगा। पीआरईपी का अर्थ है संभावित एक्सपोर्ट से एचआईवी की रोकथाम करना, और पीईपी का अर्थ है संभावित एक्सपोर्ट से अगर देखा जाए तो एचआईवी की रोकने के लिए दवाएं देना होता है। एग्जाम की दृष्टि से फिर आपको ध्यान क्या रखना है? एसटीडी रोग में गोनेरिया का कारक क्या है? नेसेरिया गोनेरियो है, प्रकार बैक्टीरिया का है। सिफिलिस का ट्रिपोनोमा पैलेडियम है, प्रकार बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनासिस का अगर अपन बात करें तो ट्राइकोमोनास विजिलेंस का है। एचआईवी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, प्रकार रेट्रोवायरस है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, मुख्य लक्षण CD4 T लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखा जाए ART की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है तो एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी है। और एचआईवी महत्वपूर्ण जांच कौन सी है? CD4 काउंट, वायरल लोड, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, और जिसको एनएटी यानी कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े प्रज्ञान RS एकेडमी के साथ, क्योंकि एक सवाल इसमें से आ सकता है।